ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था साथियों महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। पंजाब के राजा हुए हैं, किस प्रकार से अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ते झगड़ते हैं साथियों, किस प्रकार से अंग्रेज अपनी नीतियों के चलते यहाँ पर भी अपना कब्जा कर लेते हैं, रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश कर देते हैं। अब जानते हैं साथियों अदर किंगडम्स एंड टाइम फाउंडर्स। कुछ और किंगडम रहे हैं साथियों उस समय के, कुछ राजा महाराजा रहे हैं, उनका समय रहा है, कौन फाउंडर रहे हैं। नवाब ऑफ बंगाल, ये नवाब हुआ करते थे बंगाल में साथियों 1713 में। ये कौन है साथ, इसके फाउंडर कौन है साथियों? मुर्शीद कुली जफ़र खान। मुर्शीद कुली जफ़र खान इसके फाउंडर रहे हैं साथियों। नवाब, ये नवाब कहाँ के हैं साथियों? ये नवाब हैं बंगाल के। मराठा कॉन्फेडरेसी 1720 में साथियों, फाउंडर हैं बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव प्रथम। मराठा कॉन्फेडरेसी, मराठा संघ की शुरुआत की जाती है 1720 में साथियों, उसके फाउंडर बाजीराव रहे हैं। उसके बाद आता है साथियों, नेक्स्ट नाम आता है किंगडम या रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश करने वाले नवाब ऑफ कर्नाटक या आरकोट। ये साथियों नवाब हैं कर्नाटक, कर्नाटक के आरकोट, वहाँ कैपिटल हुआ करती थी उस समय साथियों 1720 में। इसके फाउंडर कौन है? सादातुल्ला खान, इसके फाउंडर हैं साथियों, यहाँ के नवाब हैं। जो इसको कौन इस्टेब्लिश करता है यहाँ का रूल रेगुलेशन या किंगडम साथियों? सादातुल्ला खान। नेक्स्ट नाम आता है साथियों नवाबों में, नवाब ऑफ अवध। अवध के नवाब थे 1722 में। एक बात कॉमन है साथियों, जैसा आपको बताया था सभी जगह मिलता है, राजपूतों का शासन चल रहा है या मराठाओं का या किसी और नाम से किंगडम चल रहा है साथियों, तो देश के जगह जगह अलग अलग कोनों में भी वही नाम से रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश्ड हो जाया करता था साथियों। तो पूरी एरिया में उन्हीं रूल रेगुलेशन का कब्जा हो जाता था, या कहे उस समय उसी किसी डायनेस्टी या नाम का बोलबाला हुआ करता था। ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही सेम सीन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अवध के नवाबों में कौन है साथियों? 1722 में यहाँ से शुरुआत होती है। इसके फाउंडर हैं मीर मोहम्मद आमीन सद्दत खान, इन्हें दूसरे नाम से भी बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। अब आते हैं साथियों नेक्स्ट, निज़ाम। अब तक नवाब देखे थे साथियों, अब आप देख लीजिए उस समय निज़ाम भी हुआ करते थे। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये साथियों समय है 1724 के करीब, यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। अब इनमें फाउंडर का नाम देखा जाए साथियों कौन है? मीर कमरुद्दीन चिन क्लिच खान, ये साथियों इनका नाम है, फाउंडर हैं। इन्हें दूसरे नाम से निज़ाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। इसी प्रकार अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पर साथियों ये जो निज़ाम है, नवाब हैं, जो भी रूल रेगुलेशन डायनेस्टी चल रही है, धीरे धीरे अंग्रेज सभी एरिया में कब्जा करने लगते हैं साथियों। तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पर, कमर्शियल इम्पैक्ट किस प्रकार से आता है, व्यावसायिक अपना कारोबार चल रहा था हिंदुस्तान का वो किस प्रकार से प्रभावित होता है, क्या असर देखने को मिलते हैं, ये सब जानने वाले हैं साथियों। अब हिंदुस्तान में रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश हो गया है साथियों, किनका? ब्रिटिश रूल चल रहा है। तो इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले किस प्रकार से व्यवस्था चल रही थी, अब किस प्रकार से चलने वाली है, तो ये सब देखने वाले हैं। स्टेजेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, यहाँ पर हम स्टेज देख रहे हैं साथियों। उन स्टेजों में स्टेजेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में स्टार्ट करते हैं साथियों। फर्स्ट फेज, पहला फेज आता है साथियों दी मर्केंटाइल या मर्चेंटाइल फेज। यहाँ पर साथियों मर्केंटाइल फेज है, ये समय रहता है 1757 से लेकर 1813 तक। ये एक तरह से व्यापारिक फेज है साथियों, यहाँ पर ये व्यापार करते हैं, ट्रेड पर ध्यान देते हैं, व्यापारिक फेज रहता है। या कहा जाए व्यापारिक रूप से यहाँ पर तौर तरीके से शोषण करते हैं, ट्रेड कर कर फ़ायदा लेते रहते हैं और पॉलिटिकल पावर भी बना लेते हैं। पॉलिटिकल पावर टू मोनोपोलाइज ट्रेड, सभी को साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड हो जाती है, वो क्या करती है यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पावर ले लेगी, जो ट्रेड है व्यापार है सब पर मोनोपोली कर लेगी साथियों, एक अधिकार हो जाएगा, खुद ही व्यापार करेंगे, इस पर कब्जा कर लेते हैं। इस प्रकार से फर्स्ट फेज आता है। इस प्रकार से सेकंड फेज आता है साथियों, जिसको द इंडस्ट्रियल फेज के नाम से जाना जाता है, या कहीं डिवाइड कर दिया जाता है 1813 से 1858 तक, 1813 टू 1858 तक सेकंड फेज है इंडस्ट्रियल फेज। अब इसमें क्या हो रहा है साथियों, एक्ट ऑफ 1830, यहाँ पर साथियों एक एक्ट अलाउ किया जाता है साथियों। अब एक्ट लाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, अलाउड वन वे ट्रेड फॉर द ब्रिटिश। ये सिर्फ वन वे ट्रेड है साथियों, हिंदुस्तान से आप ट्रेड करेंगे सिर्फ यही कर सकते हैं अंग्रेज,
वन वे ट्रेड है, यहाँ से आप वापस किसी चीज़ों को नहीं बेच सकते। वन वे ट्रेड का यहाँ पर एक्ट लेकर आते हैं 1813 में। तो आप इस समय से समझ सकते हैं यहाँ पर इनका क्रूर चेहरा सामने आने लगता है। एज ए रिजल्ट द भारतीय मार्केट फ्लडेड विथ चीप एंड मशीन मेड इम्पोर्ट्स। अब यहाँ पर साथियों इस प्रकार से वन ट्रेड हो गई है तो एक तरह से बाढ़ आ जाता है भारतीय मार्केट में। यहाँ की चीज़ें सस्ती हो जाती हैं क्योंकि कोई लेने वाला है नहीं बाहर, यहीं पर बनाने वाले हैं, यहीं पर उपभोक्ता हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ बनी हुई हैं, सस्ती हो जाएंगी यहाँ पर। और मशीन मेड इम्पोर्ट्स, बाहर से मशीनों का बना हुआ सामान यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर साथियों मार्केट दस्त व्यस्त कर दिया जाता है। भारतीय ट्रेडर्स लॉस्ट फॉरेन एज वेल एज होम मार्केट। ये विदेशी मार्केट भी खोते हैं, अपना भी मार्केट खो देते हैं क्योंकि इनको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। विदेशी आ रहे हैं प्रॉफिट लेने के लिए, उन्होंने एक्ट लिया है 1813 में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शोषण स्टार्ट हो गया है इनका। और यदि कोई कोशिश भी करता है, फोर्स करता है बाहर ट्रेड करने के लिए, तो हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं उस पर। भारी इंपोर्ट, सॉरी वो तो रोक ही दिया है। यदि कोई लेता है साथियों तो उसमें भी टैक्स कितना लग रहा है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लेते हैं साथियों। जो चीज़ें बहुत सस्ती बनती हैं उन पर टैक्स लगाकर यहाँ पर बहुत महंगा बेचा जाता है। टैक्स भी नहीं का, सामान भी नहीं का बिक रहा है, एक तरफ भी आ सकता है, तो इस प्रकार से शोषण स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों थर्ड फेज़ की तरफ, जो कि फाइनेंशियल फेज़ होता है। ये फेज़ कब से कब तक रहता है साथियों? 1860 से लेकर आगे तक का जो फेज़ है इसको फाइनेंशियल फेज़ में कंसिडर किया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, यहाँ पर साथियों क्या है, अपना काम धंधा कर रहे हैं ये सब कुछ लाने ले जाने के लिए, अपने सिर्फ प्रॉफिट के लिए। यहाँ पर जो भी कुछ बनाएंगे इनका एक ही काम है, सिर्फ शोषण के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज लेकर आते हैं 1853 में। पोस्ट एंड टेलीग्राफ लेकर आते हैं 1853 में। बैंकिंग सिस्टम अवध कमर्शियल बैंक 1881, इस प्रकार से उदाहरण है उसका। इंडस्ट्रीज कम इनटू एग्जिस्टेंस एज टाटा आयरन एंड स्टील इन 1907, 1907 के करीब इंडस्ट्री एग्जिस्टेंस में आती है साथियों। इस इंडस्ट्री का नाम है टाटा आयरन एंड स्टील। इस प्रकार से साथियों यहाँ पर भारत की भी इंडस्ट्री लगने लग जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं अंग्रेज़ों के, जो रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने, ये सब नज़ारे देखने को मिलते हैं। इससे आप इनकी मनमानी और क्रूरता का अनुमान लगा सकते हैं, क्या इरादे हैं इनके, किस प्रकार की मानसिकता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, अब यहाँ पर जानते हैं साथियों कॉन्सेप्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ का। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी रेफर टू ए पोर्शन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑफ भारत विच वाज नॉट अवेलेबल फॉर कंजप्शन टू इट्स पीपल। ये साथियों थ्योरी बताती है कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हैं भारत के, वो भारत के ही लोगों के लिए अवेलेबल नहीं कंज्यूम करने के लिए। ये थ्योरी कहाँ से निकल कर आती है साथियों? भारतीय हैं, अपने जो पहचान जाते हैं इनकी नीयत को, तो वही बताते हैं साथियों और इनके प्रति जागरूकता फैलाते हैं। जिनमें से कुछ नाम आते हैं साथियों। दादा भाई नौरोजी साइटेड इट इन हिज बुक, अपनी किताब में बताते हैं साथियों, पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब इस नाम से लिखते हैं साथियों 1867, 1867। एंड R.C. दत्ता हैं साथियों, वो इन हिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये अपनी साथियों बुक लिखते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये कब लिखते हैं? 1901 में। ब्लेम्ड ब्रिटिश पॉलिसीज फॉर भारतीय इकोनॉमिक इल्स, यहाँ पर साथियों भारत में जो भी इकोनॉमिक इल्स आ रहा है, कमी आ रही है, तंगी आ रही है, उसको ब्रिटिश को जिम्मेदार ठहराते हैं और अपनी किताबों में खुलकर वर्णन करते हैं। इस प्रकार की और भी बुक हैं, और भी राइटर हुए हैं जिन्होंने इस बारे में बताया। इस प्रकार से यहाँ पर ये अंग्रेज़ों की मानसिकता, इरादा क्या है। अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर लैंड पर ये रेवेन्यू किस प्रकार से लिया करते थे, किस प्रकार की इनकी व्यवस्था, ज़मीन से संबंधित किस प्रकार से ये शोषण कर रहे हैं, ये सब जानने वाले हैं इसमें हम। आपने अक्सर सुना होगा अंग्रेज व्यापार करने, धनमाल लूटने के लिए यहाँ पर आए थे, तो लेकिन इन्होंने सिर्फ ना धनमाल ये सब चीज़ें लूटी हैं साथियों, इसी के साथ साथ हमारे पूर्वजों का समय, जीवन, जिंदगी का भी शोषण किया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साथियों जो इतिहास के पन्ने में आपको देखने को नहीं मिलती हैं, जिन्हें दर्ज नहीं किया जाता है, लेकिन वो सब भी होता है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, अब इस प्रकार के शोषण के बारे में जानते हैं साथियों। यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड होता है परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त। राज्य की आय होती है साथियों रेवेन्यू, कहीं से पैसे कलेक्ट करते हैं टैक्स के रूप में, उस प्रकार को ये रेवेन्यू बोल रहे हैं। इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793, 1793 में ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। इनके द्वारा वायसरॉय होते हैं, गवर्नर होते हैं साथियों, अपने आप को लॉर्ड कहते हैं, खुदा समझते हैं, काम इनके कुटने पिटने वाले होते हैं। आप चाहें जो इन्हें नाम दे सकते हैं, सरनेम, निकनेम, जो भी। कॉर्नवालिस इन 1793, जॉन शोर प्लान्ड दी परमानेंट सेटलमेंट, ये साथियों जॉन शोर प्लान करते हैं, बताते हैं इस प्रकार से परमानेंट सेटलमेंट किया जाए। इट डिक्लेयर
जमींदार एज द ओनर ऑफ द लैंड। ये बताते हैं साथियों, जो जमींदार हैं वो जमीन के ओनर होंगे। यहाँ पर साथियों मान लेते हैं ये भारतीय एरिया है। अब इसमें जो जमीन जिसकी थी, इस प्रकार से कुछ जमींदारों को दे दिए, इन्होंने अपने हिसाब से दे दिया, किसी को ऐसा ही रख दिया कि हाँ ये तुम्हारी ज़मीन है, अब इस पे से आप टैक्स कलेक्ट करिए। इस पर जमींदार पे किसान खेती बाड़ी करेंगे, काम धंधे करने वाले करेंगे। अब वो साथियों जमींदार को पैसे देंगे। अब जमींदार को जो पैसा मिल रहा है, जमींदार पैसा अंग्रेजों को देगा। इस प्रकार से अंग्रेज एक स्पेशल गलियारा रखना चाहते हैं कि हम डायरेक्ट तुमसे नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए व्यवस्था कैसे चल रही है साथियों, यहाँ पर सिर्फ 11 हिस्सों में से एक हिस्सा जमींदार का होता है, बाकी 10 हिस्से 11 में से अंग्रेजों के पास जाते हैं। अब सोचिए ये किस प्रकार से यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है। इनको जमींदारों को बना दिया है साथियों लैंड ओनर, हेंस दे कुड कीप 1/11 ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड टू देमसेल्फ, while the British got a fixed share of 10/11 ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड। तो यहाँ पर साथियों जो रेवेन्यू कलेक्ट की जाएगी, मान लेते हैं किसी जमींदार ने इस जमीन के 110 रुपये लिए हैं साथियों, तो इसमें से 100 रुपये अंग्रेजों के पास, सिर्फ 10 रुपये जमींदार के पास जाएंगे। अब 10 रुपये से जमींदार का काम नहीं चलेगा, वो प्रेशर लगाएंगे साथियों नीचे किसानों पर, इनका शोषण करेंगे। इसको 11 करने के लिए तो इनकी डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर लगभग, तो इनकी अपने आप रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो इसलिए साथियों ये फिक्स कर देते हैं, इस प्रकार से होगा दी जमींदार वर फ्री टू फिक्स दी रेंट। अब इस प्रकार से उस जमीन का, उस जगह का पैसा देने के लिए जमींदार फिक्स फ्री हैं कि आप कितना पैसा ले सकते हैं, हमें तो सिर्फ फिक्स शेयर चाहिए। कितना चाहिए? 10/11, 10वां हिस्सा चाहिए 11 हिस्सों में से साथियों। इस प्रकार से अब यहाँ पर शोषण करवाया जा रहा है जमींदारों से, अपने ही लोगों का। और यहाँ पर जमींदारों को आश्वासन दिया जाता है एश्योर्ड ऑफ देयर ओनरशिप, उनकी भाई तुम्हारी जमीन रहेगी, आप चिंता मत करो किसी भी रूप से, आप बस पैसे देते रहिए। मैनी जमींदार स्टे इन टाउन, बहुत से जमींदार बाहर चले जाते थे, शहरों में रहते थे, गांव बस्ती में काम करने वालों से उनका कांटेक्ट नहीं होता था, एक तरह से सोशल डिफरेंस बना हुआ था, जिससे लोअर लेवल के किसानों को एक दुख दर्द ही नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार का सिस्टम है साथियों एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। ये साथियों एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के नाम से जाना जाता है कि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है एब्सेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पैसे लेने आता है फिर चला जाता है। एंड एक्सप्लॉइटेड देयर टेनेंट्स, उनके किराएदारों का शोषण करता है। उम्मीद करते हैं साथियों उस समय के भारतीयों का दर्द आप समझ पाए होंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जानेंगे साथियों इससे अगली वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी का जश्न मनाइए, अपनी मातृभूमि से प्रेम करते रहिए, भारत की तरक्की के लिए निरंतर प्रतिबद्ध रहिए। आपसे अनुरोध है अपने सहजीवियों को, साथ साथ रहने वालों को आज़ादी की कीमत समझाइए, किस प्रकार से आज़ादी आती है, किस प्रकार से गुलामी होती है। अपने महान भारत के लिए, महान राष्ट्र के लिए महान कार्य करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।